बड़नकक्की आचार्य चतुरसेन शास्त्री। आचार्य चतुरसेन शास्त्री की लेखनी ने हमेशा भारतीय समाज के गूढ़ रहस्यों और उसके अनछुए पहलुओं को उजागर किया है। बड़नक्की उनकी एक ऐसी ही कहानी है जो हमें उस दौर की यात्रा पर ले जाती है जब वेश्यावृत्ति एक सम्मानित पेशा माना जाता था। लेकिन क्या वास्तव में यह समाज की स्वीकृति थी या फिर एक मुखौटा? क्या बड़नक्की की तरह की औरतें सच में अपने प्रेमियों को आत्मिक और शारीरिक सुख देने में सक्षम थीं या यह महज एक दिखावा था? अजमेर की तंग गलियों में छिपी इस कहानी के रहस्य को खोलने के लिए आइए सुनते हैं इस प्रख्यात वेश्या की कहानी, जिसने अपने जीवन में कई उमरावों और सरदारों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन वेश्याओं का जीवन आधुनिक वेश्या जीवन से सर्वथा भिन्न था। उस जीवन में वेश्याएं अपने ग्राहकों को आत्मिक, शारीरिक एवं पारिवारिक सुख की सभी चेष्टाओं में सक्रिय थीं। स्वार्थांधता की दुष्ट प्रकृति से वे दूर ही। उनकी सत्प्रवृत्तियां अपने प्रेमियों के लिए उन्मुख रहती थीं। बड़नक्की एक ऐसा ही चरित्र है। यह कहानी 1928 में लिखी गई थी और इसके प्रकाशित होने पर लेखक के पास जिज्ञासु पत्रों का तांता लग गया था। अजमेर तो बहुतों ने देखा होगा, उसके जैसी ऊबड़ खाबड़ गंदी गलियां और सड़कें और किस शहर को नसीब है। वैसे मैले तोंदल थल थल हलवाई मिट्टी के रंग की धोती कमर में बांधे, लोहे के थालों में तेल और गुड़ की मिठाइयाँ, भुंजे सेव लिए किस तरह चुंधी आंखों से ग्राहक के ऊपर शुभ दृष्टि डालते हैं, इसे बताकर कैसे कहा जाए। अजी वैसी कुंजड़ने धरती के छोर पर कहीं मिल जाएं तो नाम। मदारगेट के शैतान की प्रांत की तरह ऊंची नीची और रेखा गणित की तमाम शक्लों की मुरक्का बंचली को पार करते ही फिर कुंजड़न ही कुंजड़न है। सभी नमूनों की देख लीजिए। नवेलियां महीन झिलमिल चूंघट से और प्रौढ़ाएं कटाक्ष की खुली दुधारी तलवार से एवं वृद्धाएं अधनंगे सिर हाथ भर लंबी जुबान से जिस खुशी से सौदा पटाती हैं और उनके मर्दुए जिस संतोष से इस सौदे को नयन भरकर देखते हुए मीठी तमाखू का दम पर दम चुपचाप लगाया करते हैं, इसे जिसने न देखा उसकी आंखें चाहे जैसे बढ़िया चश्मे से ढकी रहें व्यर्थ हैं। इन कुंजड़ों की उर्दू मारवाड़ी मिश्रित तीखी मीठी बोली, ठठोली, कलेजे के आर पार जाने वाले व्यंग्य बाण झेलने की अपेक्षा लोग 4 पैसे झाड़ देने में जो स्वाद पाते हैं, उसे अजमेर के भाग्यवान ही जान सकते हैं। इतना होने पर भी आज अजमेर में कुछ तत्व नहीं है। सेठों के नए नए बंगलों ने शून्य पहाड़ी टेकरियों को एक शोभा जरूर प्रदान की है। चीफ कमिश्नर साहेब का फरफराता झंडा जब अभागे आना सागर के हिलौरे मारते जल में प्रतिबिंबित होता है और स्वच्छ खालिस संगमरमर की बनी शाहजहां की विधवा बारादरी पर खड़े होकर जब 2-4 भद्रजन उसे निहारते हैं, तो समझिए अजमेर में सब कुछ है। गलियां गंदी हैं तो हुआ करें। महल, मकानात, हवेलियां किस शान की बनी हैं। दुहक तो यही है कि उनमें रहने वाला आज नहीं है। अजमेर में नर हैं, नारी हैं, बाजार हैं, गलियां हैं, मोहल्ले हैं, पर नहीं है प्राण। वह प्राण जिसके लिए अजमेर से महामायावी अंग्रेजों ने विवाह किया था। अजमेर मुर्दा है, वह राजपूताना की एक महानगरी का श्मशान है। पर सदा ही ऐसा न था। एक समय था जबकि अजमेर में ढड्डा परिवार प्रोज पर था। सारे राजपूताने में इसकी तूती बोल रही थी। सूरत की आड़त के द्वारा यूरोप तक उनकी हुंडी चलती थी। चांदी के बाजार में अमेरिका तक उनकी प्रामाणिकता थी। सेठ चांदमल छगनमल का नाम समस्त भारत के प्रमुख सेठों में था। सोनियों का आज जैसा दौर दौरा न था, अलबत्ता लड़ा परिवार तब भी ओज पर था। सोनियों और लड़ाओं में लाग डांट चलती रहती थी। गोटा और जवाहरात एवं हुंडी पर्चे की अजमेर एक भारत प्रसिद्ध मंडी थी। उस समय 800 दुकानें तो सिर्फ गोटे की थीं। सन 57 के गदर के बाद अंग्रेजों ने अनुभव किया कि राजपूताना हमारी सबसे बड़ी ढाल है। साधारण प्रजा की अपेक्षा रईस और रजवाड़े अधिक आसानी से हमारी गुलामी पसंद करेंगे। इसके सिवा इन्हें सर्वथा बधिया बनाए रखने ही में कल्याण है। इसलिए उन्होंने राजपूताने के लिए अपनी खास नीति निर्धारित की। खास सभी ठिकानों ने अंग्रेजों से संधियां कर ली थीं। मारवाड़ ने नवीन संधि द्वारा अपने आप को ब्रिटेन की कृपा पर छोड़ दिया था।
निदान अजमेर में अंग्रेजी साम्राज्य का सौभाग्य सिंदूर लाल बिंदु लगा दिया गया। अजमेर सा संपन्न नगर उस समय था नहीं। इसके सिवा यदि वर्षा ठीक हो जाए तो कश्मीर को छोड़कर अजमेर की सुषमा को धारण करने वाला नगर भारत में नहीं। अजमेर कमिश्नरी बन गया। आज तक वह भारत के रजवाड़ों के प्रभु का स्थान है। छोटी छोटी शक्तियां जिनका संबंध राठौर से अधिक है, अजमेर के चारों तरफ छाई हुई हैं। इसके सिवा मेवाड़ का प्रतापी नाम उस समय तक सर्वथा निस्तेज न हुआ था। मेवाड़ का मानो अजमेर सिंहद्वार है। उधर गुजरात का फाटक भी यहाँ से ही खुलता है। उन्हीं दिनों की बात है, लाखन कोठरी के इस तरफ जहाँ आजकल धान मंडी का मोड़ है और इस समय जहाँ सड़े हुए अन्न की दुर्गंध सदा बनी रहती है तथा टूटी हुई सड़क और टूटी सी एक दुमंजिला इमारत खड़ी है, वहाँ एक टिखंडा आलीशान महल था जिसके द्वार पर सदैव श्रीमंतों और उमरावों की सवारियों का तांता बंधा रहता था। यह आलीशान महल एक वेश्या का था और उसका नाम था बड़नक्की। बड़नक्की अपने जमाने में समस्त राजपूताने में प्रख्यात वेश्या थी। उस समय वेश्याओं से संबंध रखना रईसों और उमरावों के लिए एक शान की बात समझी जाती थी। जातीय सुधारक युवक दल तब कहाँ था। खद्दर और स्वराज्य के नारे सोए पड़े थे। उत्थान और नव्य जीवन राजपूताने को त्याग चुका था। तब थी एक मूर्छा की बदमस्ती, उसमें समस्त मारवाड़ सो रहा था और प्रतापी ब्रिटेन का यूनियन जैक हवा में लहराकर उस बदमस्त सोते हुए मारवाड़ रसिया को ठंडे थपेड़ों से सुला रहा था। वेश्या और मद्य उस समय के जीवन की आवश्यक सामग्री थी। घर घर भट्टियां थीं और अनेक जाति की सुवासित मदिरा घरों में ही तैयार होती और पानी की तरह पी जाती थी। बड़नक्की की आयु 40 को पार कर गई थी। उसकी नाक अपेक्षाकृत कुछ बड़ी था। उसी ने उसे इस नाम से प्रसिद्ध भी किया था। 40 वर्ष की आयु तक उसने बड़े बड़े घर वाले बड़े बड़े मार्के जीते, बड़े बड़े मूंछ मरोड़ों को ढीला किया, सरदारों को भिखारी बनाना और सेठों के दिवाले निकलवाना बड़नक्की के बाएं हाथ का खेल था। प्रतिवर्ष सुंदर बालिकाएं देहात से संग्रह करके उन्हें पहनने, प्रोढ़ने, अदब कायदे की तालीम देकर रईसों और सेठों को बेचना उसके व्यापार का एक खास अंग था। श्रीमंत, साहूकार और सरदारों को दूसरे धनपति मित्रों से कर्जा दिलाना, जायदाद गिरवी रखाना, सुलह और विग्रह कराना, बड़े घराने की बहू बेटियों को अनायास ही उड़ा लेना बड़नक्की के व्यवसाय का विस्तार था। उसकी शाखाएं बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, कोटा, बूंदी, जोधपुर आदि सर्वत्र फैली हुई थीं। इन सब धंधों में लाखों रुपयों की संपत्ति उसके पास उमड़ी चली आती थी। इस सघन व्यापार को करते बड़नक्की अपने यौवन का पूरा मोल तोल ले लेवाकर प्रौढ़ा बनी थी, पर उसका धंधा वैसे ही जोरों पर था। 10-12 अनिंद्य सुंदरियां सभी नमूनों की उसके महल में सजीव पुतलियों की भांति बनी रहती थीं। मारवाड़ का कोई भी रईस छैला उन ड्योढ़ियों में घुसकर बिना दिए और बिना छके बाहर न निकल सकता था। शीतकाल की संध्या थी। 7 बज चुके थे। धुंधला अंधकार सर्वत्र व्याप्त हो गया था। बड़नक्की स्नान उवटन करके बन ठन कर बैठी थी। उसका रंग गौरवर्ण, शरीर मांसल, त्वचा साफ और चमकीली, आंखें अनीदार, होठ उत्फुल्ल और खड़ी होने की धज निराली थी। स्वास्थ्य भी उसका खूब था। 40 वर्ष की उम्र होने पर भी उसमें सिवा कुछ स्थूलता उत्पन्न हो जाने के उसके रूप में अंतर नहीं पड़ा था। वह एक हल्की दुलाई ओढ़े, हुक्के की नली मुंह में दबाए गद्दे पर मसनद के सहारे बैठी थी। नौकर चाकर बड़े यत्न से कमरे को सजा रहे थे। रंगीन हांडियों में काफरी बत्तियां जल रही थीं। धीमी और सुगंधित वायु से कमरा महक रहा था। सब कुछ ठीक ठाक करके उसने नौकर को आवाज देकर कहा, वसंती, यदि कपड़े बदल चुकी हो तो उसे जरा यहाँ भेज दो। वसंती ने सहमते सहमते कमरे में प्रवेश किया। बड़े दुलार से बड़नक्की ने कहा, बेटी देखो, इस पोशाक में तुम कितनी अच्छी लगती हो, पर देखो बंडी इस तरह नहीं पहना करते। तुमने तमाम गर्दन और कान ही ढक लिया। वाह, ये कैसा भद्दापन है। सिर का पल्ला जरा पीछे रखा करो। चूंघट का इस घर में काम नहीं। और हाँ देखो, वह मेरा कश्मीरी नया शाल निकाल लो, वह तुम्हारा हुआ, पर इतनी सुस्त क्यों हो? क्या पराए घर हो? घर तो तुम्हारा है। खुश रहो, खाओ, खेलो, मौज करो। औरों को नहीं देखती क्या? अच्छा देखो, उस मसनद पर बैठो तो सही। नहीं,
इस तरह नहीं, सिकुड़ती क्यों हो? हाँ, अब ठीक है। अच्छा, जरा इस बोतल और गिलास को तो उठा लाओ। बालिका ने विनम्र भाव से बोतल गिलास बड़नक्की के सामने धर दी। बड़नक्की ने अधिकार के स्वर में कहा, गिलास भरो बेटी। बालिका ने गिलास भरा। बड़नक्की ने उसे हाथ में लेकर पी लिया और कहा, एक गिलास तुम भी पियो। जी नहीं, मैं नहीं पिया करती। यह क्यों? तुम्हारे ठाकुर साहब तो सदा पीते हैं। जी हाँ, पर मैं नहीं पीती। पगली बेटी, ऐसी नियामत पिए बिना रहा जा सकता है। बड़नक्की ने गिलास भरा, बालिका के होठों से लगा दिया। बालिका पी गई। इसके बाद बालिका को प्यार से चूमकर बड़नक्की ने कहा, वसंती, तुम किसी दिन बड़ा नाम कमाओगी। अच्छा, अब काम की बात सुनो। देखो, यह कसबन का घर है। अपना अपना कर्म, अपना अपना धर्म। मैं चाहती हूं कि किसी लखपति को तुम्हें सौंप कर तुम्हें खुश देखूं। अभी जो सरदार आने वाले हैं, अजमेर तो क्या, मारवाड़ में उनके सा सुंदर जवान नहीं है। कैसे वहां के जवान हैं कि वाह, उम्र भी 20-21 के इतनी ही है। रंग जैसा कुंदन का, वाणी जैसे फूल बरसते हैं, दांत जैसे मोती, छरहरा बदन, कैसा प्यारा जवान है। तुझे बेटी उनकी सब तरह खातिर करनी होगी। लजाने शर्माने से काम नहीं चलेगा, समझी? अच्छा, ऊपर जाकर जरा देख पाओ, नाश्ता और खाने पीने का सब सामान तैयार है ना? पर देखना, जो वे बहुत इसरार करें तो पी लेना। ज्यादा नानू, इन रईसों को पसंद नहीं। जाओ, उस कमरे में शराब, गिलास और नाश्ता सब ठीक ठीक चुनवा दो। बालिका नीची गर्दन किए सुनती रही और फिर धीरे से चली गई। बड़नक्की ने उसकी ओर देखा और धीरे धीरे सिर हिलाकर मुस्कराई। इतने में एक सेवक ने चिट्ठी लाकर दी। उसमें लिखा था, प्रिय, खेद है, मैं न आ सकूंगा। आज तुम्हारी बात रखना असंभव है। ऐसा भी विश्वास नहीं होता कि फिर कभी तुमसे मुलाकात होगी। बहू जी आ गई हैं और उनकी पवित्रता, भोलापन और सौंदर्य देखकर मैंने मन में कुकर्म त्यागने और चरित्र सुधारने का दृढ़ संकल्प कर लिया है। कृपा कर अब उस भोली मूर्ति को दिखाकर ही मुझे लालच में न फंसाना। मैं तुम्हारा प्रतिपालन वैसे ही करता रहूंगा, पर देखना, ऐसा काम कोई न करना कि मेरा नाम तुम्हारे घर के साथ लिया जा सके। यह स्वप्न में भी न सोचना कि मैं तुमसे नाराज हूं। तुम्हारे द्वारा जीवन में जो सुख मिला है, वह जीवन में कभी भूलने की वस्तु नहीं। अब से हम दोनों विशुद्ध मित्र रहे। प्रिय, विदा। पत्र बड़नक्की के हाथ से गिर गया। उसने पत्र से जो ही दृष्टि उठाई, दासी ने सेठ को सम्मुख ला खड़ा किया। बड़नक्की हड़बड़ाकर उठ बैठी और बोली, उफ, आज इतने दिन बाद अचानक पधारे, हमारे अहोभाग्य। मैं तो समझी हुजूर ने मुझे भुला दिया। कमला ने कितनी बार याद किया। मैंने कहा, बेटी सब्र कर, रईस कब किसके होते हैं। यहाँ तो एक पाते और एक जाते हैं, पर सुनती ही नहीं, तभी से उदास रहती है। मैंने सोचा कि आपको लिखूं, पर कुछ सोच कर रह गई। हाँ, ये तो कहिए, हुजूर का मिजाज तो अच्छा है। बहुत अच्छा हूँ। मैं जोधपुर चला गया था। एक गंभीर मामला हो रहा है। अब तुमसे तो कुछ छिपा नहीं है। खानदान को तुम जानती ही हो। अब या तो अजमेर में वे नहीं या मैं नहीं। मैंने वह हाथ धरा है कि कल 10 बजे दुनिया जानेगी कि सेठ का टाट उलट गया। बड़नक्की ने पास खसक कर कहा, आखिर तुमने ऐसी कारस्तानी क्यों की है? कुछ सुनूं भी। मुझसे क्या छिपा रहे हो? सभी धंधे तो मेरी मार्फत होते हैं, पर यह धंधा कुछ और ही है। धीरे से, कल 50 लाख की हुंडियों का भुगतान सेठ जी को करना पड़ेगा। मुस्कुराकर, हुंडियां ये जेब में पड़ी हैं, वहां रुपया है नहीं। मैं जोधपुर, बीकानेर, जयपुर सभी जगह से उनकी हुंडियां खरीद लाया हूं। बड़नक्की ने मन का भाव दबाकर कहा, गजब करोगे। खैर, तो यह कहिए कि सैकड़ों वर्ष के पुराने घराने को बर्बाद कर देंगे? आपने बड़ा भारी परिश्रम किया। क्या पूछती हो? कई महीने दौड़ धूप करनी पड़ी है, नहीं तो क्या मैं बिना आपके और कमला के रह सकता था? हाँ, कमला कहाँ है? 8 दिन के लिए जयपुर भेज दिया है। बड़ी उदास रहने लगी थी। वाह, यह तो बुरी सुनाई। क्यों कमला न सही, मैं तो हाजिर हूं। आप अपनी जगह और कमला कमला की जगह है। मेरे पास एक ही कमला नहीं है।
क्षण भर में वसंती ने कमरे में प्रवेश किया। एक अपरिचित अधेड़ व्यक्ति को देख वह ठिठक रही। ओस के भीगे हुए गुलाब की कांति के समान लज्जा की लाली और सौंदर्य के निखार का साथ साथ उद्गम देखकर कामुक सेठ सकते की हालत में हो गए। बड़नक्की ने कहा, बेटी संकोच न करो, अभी तो मैं तुमसे इनका जिक्र कर रही थी। आपको ऊपर ले जाओ, खातिर तवाज़ा करो। बालिका चुपचाप खड़ी रही। इसी अधेड़ पुरुष की रूपरेखा क्या उस तरह बयान की गई थी, पर अभागिन वेश्या की लड़की को यह सोचने का क्या अधिकार। उसने एक ही क्षण में देख लिया कि यह पुरुष न सुंदर है न सुडौल, बल्कि एक 40 साला अधेड़ मोटा बदरंग आदमी है। उसके होंठ घृणा से सिकुड़ गए। सेठ जी ने उस सौंदर्य मूर्ति को पाकर मानो आसमान छुआ। वे बड़े चाव से उठे और उसका हाथ पकड़ ऊपर ले चले। बालिका मंत्रबद्ध की तरह चुपचाप चल दी। अंधेरी रात में सिर्फ तारों की परछाई थी। उसमें काले वस्त्र से शरीर को ढके एक व्यक्ति टेढ़ी मेढ़ी गलियों को पार करता तेजी से जा रहा था। एक विशाल अट्टालिका पर जाकर उसने ऊँघते हुए द्वारपाल का कंधा पकड़कर हिलाकर कहा, सुनो, जरा देखो सेठ जी सोते हैं या जाग रहे हैं। सोते हों तो भी उन्हें जगा दो, काम बहुत जरूरी है। द्वारपाल ने हड़बड़ाकर सावधान होकर कहा, पर तुम हो कौन? आगंतुक ने मुख पर का प्रावरण उतार डाला। टिमटिमाते दीपक के धुंधले प्रकाश में द्वारपाल ने देखा। वह अकचका गया और शीघ्र ही भीतर ड्योढ़ियों में चला गया। सेठ जी की उम्र 60 को पार कर गई थी। वे घबरा कर बोले, बड़नक्की, तुम इस वक्त? दिल न माना सेठ जी, बुढ़ापे में दिल ज्यादा बेकाबू हो जाता है। हंसी रहने दो, खैर तो है। खैर होती तो इस वक्त मुझे पाना पड़ता। बात क्या है सो तो कहो। घर में रुपया कितना है? तुम्हें कितना चाहिए? 50 लाख नकद। 50 लाख और इस वक्त? पागल हो गई हो क्या? बिना पागल हुए घर से निकल सकती थी? आखिर मामला तो बताओ, क्या है? कह दिया ना, रुपये की जरूरत है। घर में कितना होगा? 2-3 लाख। कल कुछ देना है? कुछ नहीं। बड़नक्की क्षण भर खड़ी रही। उसने एकाएक सेठ जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, मेरे साथ अभी आदमी भेज दीजिए, जो कुछ भी होगा भेज दूंगी। आपको कल 50 लाख की हुंडी भुगतान करनी पड़ेगी। तैयार रहिए, सर्वनाश के दुश्मनों ने पूरी तैयारी कर ली है। इतना कहकर बड़नक्की ने कान में कुछ कहा। सेठ जी ने एक भेद भरी दृष्टि से वेश्या को देखा। उन्होंने बड़े जोर से उसका हाथ दबाकर कहा, बड़नक्की, तुम्हारा एहसान अब इस बुढ़ापे में नहीं उतार सकता। जाओ, उस जन्म में उतारूंगा। तुम आराम करो, मैं सब भुगत लूंगा। तुम्हें रुपये के लिए तकलीफ करने की जरूरत नहीं। सेठ जी ने एक नौकर को पुकार कर बड़नक्की को उसके मकान तक छोड़ आने का आदेश किया। बड़नक्की विशेष आग्रह न कर एक दृष्टि सेठ के वृद्ध किंतु स्निग्ध नेत्रों में फेंक कर चल दी। अभी साहेब सोते हैं, मुलाकात नहीं होगी, मगर मेरा काम बहुत जरूरी है। मुझे जगाने का हुक्म नहीं है। मैं बिना मिले जा नहीं सकता। गुस्से से लाल मूंग किए चीफ कमिश्नर साहब ने बरांडे में आकर गुर्रा कर कहा, वेल बेरा क्या गुल है? हुजूर, सेठ साहब। ओह राय बहादुर, आप इस वक्त कैसे? हुजूर, बहुत जरूरत होने पर आया हूं। क्या बात है? भीतर चलिए तो कहूं। भीतर आकर सेठ जी ने पगड़ी साहब के पैरों पर धर दी और सारा मामला सुनाकर कहा, कल भुगतान करना या मरना, एक काम मुझे करना होगा। सिर्फ 3 दिन के लिए 10 लाख रुपया सरकारी खजाने से मिलना चाहिए। साहब ने गंभीर होकर कहा, मगर यह तो कानून नहीं है। साहब, मैं कानून नहीं जानता। सरकार के लिए हम जान देने के लिए तैयार हैं। क्या सरकार हमारी इतनी मदद भी न करेगी? साहब ने पुर्जा लिख दिया। अंग्रेजी अमलदारी के प्रारंभिक दिन थे। कानून आवश्यकतानुसार काम में आता था। रातों रात सेठ जी के घर में रुपया पहुंच गया। रातों रात कोठे में भर दिया गया। रातों रात दीवार चुन दी गई और सफेदी कर दी गई। 10 बज गए थे।
सेठ जी गंभीर मुद्रा में गद्दी पर बैठे थे। मुनीम गुमाश्ते अपने अपने धंधे में लगे थे। सेठ अपना भारी शरीर गाड़ी से उतारकर मुस्कुराते हुए भीतर चले पाए। सेठ जी ने हंसकर आदरपूर्वक उन्हें बैठाया, कुशल पूछी और आने का कारण पूछा। सेठ जी ने जरा हंसकर कहा, सेठ साहब, आप पर थोड़ी सी हुंडियां हैं, इन्हें सकार दें। रुपये की इस वक्त जरूरत आ पड़ी है। सेठ जी से संकेत पाकर मुनीम जी ने हुंडियां लेने को हाथ बढ़ाया। हुंडियां देखते ही मुनीम जी का मुंह पीला पड़ गया। सेठ जी ने कहा, क्या बात है मुनीम जी, रुपया नकद घर में है नहीं, हुंडियों की रकम बहुत है। मुनीम जी ने धीरे से कहा। सेठ जी ने जरा उच्च स्वर में कहा, तो क्या हर्ज है, सेठ साहब कोई गैर थोड़े ही हैं, 2-4 दिन के आगे पीछे रुपये भेज देना। सेठ साहिब, आज रुपया मिल जाता तो ठीक था, आज रुपये की जरूरत है, वरना वैसे तो कोई बात न थी। आप जानते हैं, रुपया नकद रोक कर हमेशा रखा नहीं जाता। हाँ, 2-4 दिन में मिल जाएगा, यह तो व्यवहार की बात है। व्यवहार की बात तो यह है कि हुंडी फौरन सकार दी जाए। पर हमारा आपका वैसे भी तो एक मामला है। यह तो ठीक है, पर रुपया तो आज ही चाहिए। आज रुपया नहीं दिया जा सकता। रुपया आज ही मिलना चाहिए। आज रुपया नहीं मिलेगा, तब हुंडियां नहीं सकारी जाएंगी। क्यों नहीं? तब रुपया अभी दीजिए। अभी? जी हाँ, अभी। 2-4 दिन भी न ठहरेंगे? 2-4 मिनट भी नहीं? सेठ जी हंस दी। मुनीम जी का मुंह फीका हो रहा था। वे थर थर कांप रहे थे। सेठ जी की हंसी का रहस्य नहीं समझे, मुंह ताकने लगे। सेठ जी ने कहा, मुनीम जी, बेलदारों को तो बुलायो। बेलदारों के आने पर सेठ जी ने हुक्म दिया, इस दीवार को तोड़ तो दो। दीवार पर घन पड़ने लगे। ईंटों के गिरते ही छनाछन रुपयों का ढेरा पड़ा। लोग हैरान थे। सेठ जी ने गरज कर कहा, मुनीम जी, कह दो इस कंगले से अपने हाथ से रुपया गिनकर ले जाए। आगंतुक सेठ धरती में गड़ गए। वे हुंडियां वहीं छोड़कर चुपचाप चल दिए। उसी दिन रात्र को बड़नक्की के पास उसके सच्चे प्रेम का उपयुक्त उपहार भेज दिया गया। हीरे के उस हार को जो सेठ जी ने उपहार भेजा था, बड़नक्की पहनकर कद्यादम आईने में अपने ढलते यौवन को निहारकर सेठ जी की कुछ मधुर स्मृतियों में लीन हो रही थी। एक दूसरे बड़े रईस की उसके यहाँ आज आमद थी। वह सज धज कर बैठी थी। दासी सफाई कर रही थी। करीने से सामान सजाया जा रहा था। एक व्यक्ति धीरे धीरे चुपचाप ऊपर चढ़ गया। बड़नक्की को अपने ध्यान में कुछ सुध न थी। जब उसने एकाएक गर्दन उठाकर उसके भयानक मुख को देखा तो वह सहम गई। आगंतुक ने कहा, बी साहबा, घबराओ नहीं, उम्मीद है मुझे पहचान गई होंगी। नजफ खां पठान हूं। यहाँ के अमीरों से मैं खिदमत ले चुका हूँ, अब उन्हें सताना नहीं चाहता। अब मैं आपकी खिदमत में आया हूँ। 10,000 रुपयों की सख्त ज़रूरत है। कल रात को 8 बजे लूणिया मसाणा वाले पीपल के नीचे दक्षिण की तरफ गड़ा हुआ मिले, वरना खैर न होगी। अच्छी तरह समझ लो, लूणिया मसाना के पीपल के नीचे दक्षिण की तरफ रात को 8 बजे तक समझी। मैं तुम्हें हरगिज तकलीफ न देता, पर क्या करूं, बात ही ऐसी आ पड़ी है। अब ज्यादा बातचीत की फुर्सत नहीं, मैं जा रहा हूं। यह कहकर वह बिना उत्तर पाए ही गदगद करके जीने से उतर गया। बड़नक्की सहमी रह गई। नजफ खां पठान कौन था? वास्तव में यह कोई न जानता था, पर उसकी धाक बड़ी थी। छोटे छोटे सभी अमीर उसका लोहा मानते थे। वह बहुत डाके वगैरह न डालता था और न चोरी करता था। जब उसे ज़रूरत पड़ती, वह किसी अमीर से कहता, देखो जी, 10 या 5,000 रुपये उस दरख्त के नीचे गाड़ आना, अमुक समय तक। यदि वहां रुपये न हुए तो याद रखो, जहन्नुम रसीद कर दिए जाओगे। अगर ठीक समय पर वहां रुपया घड़ा मिल गया तो ठीक, वरना अगले ही दिन वह रईस सचमुच जहन्नुम रसीद कर दिया जाता था। या तो उसका कहीं पता ही न लगता था, या पलंग पर सिर धड़ से अलग, या कहीं जंगल में कुचली खोपड़ी, फटा सीना, कटा पेट कुत्ते और कौवों के जमघट में पड़ा मिलता। ये नक्शे देखकर लोग नजफ खां पठान की ताकत को समझ गए थे, और जब हुक्म होता, जितने रुपयों के लिए होता, जिस दरख्त या मुकाम का पता होता, रुपया वहां गड़ा हुआ तैयार मिलता।
इस तरह नजफ खां मुद्दतों अमीरों के रुपयों पर आनंद करता रहा। उसे पकड़ने में कोई समर्थ न था। पुलिस सिर फोड़कर मर गई। सिपाहियों और इंस्पेक्टरों की तो बात ही क्या, पुलिस सुपरिटेंडेंट तक उससे पिट चुके थे और बंदूक तथा घोड़ा छिनवा चुके थे। बड़नक्की गाल पर हाथ धरे बड़ी देर तक इस मामले पर विचार करती रही। अंत में उसने निश्चय किया कि पुलिस सुपरिटेंडेंट से इस घटना की इत्तला करनी चाहिए। भला वेश्या का माल एक डाकू गुंडा इस तरह हजम कर जाए जैसे कि बनियों का खाता है। दुनिया को हम लूटती हैं और यह हमें लूटने चल पड़ा, ये कदापि न हो सकेगा। यह इरादा पक्का करके जैसे तैसे बड़नक्की ने रात काटी। सुबह वह मुलाकात की पोशाक पहन गाड़ी मंगा साहब के बंगले को रवाना हो गई। डिप्टी सुपरिटेंडेंट भी उसके चेले थे। जूतियां सीधी कर चुके थे। खबर पाते ही फौरन बाहर निकल पाए। मुलाकात के कमरे में ले गए और खैरियत पूछने लगे। बड़नक्की हुजूर, खैरियत कहाँ? वह मुया नजफ खां कल आया था, कह गया है कि या तो 10,000 कल मसाणियाँ पीपल के नीचे रख पायो, नहीं तो खैर नहीं, और उस बदमाश से कुछ बैद भी नहीं है। वह ज़रूर मुझे मार डालेगा अगर रुपये न गए तो। और आप देखते हैं रुपये मुँह गरीब के पास कहाँ हैं। गनीमत है, खुदा का शुक्र है। तिस पर बीच ही में डिप्टी साहब बोल उठे, भी साहबा, रुपये पैसे की तो आपके पास कुछ कमी नहीं है, मगर वह क्या ऐसे बदमाशों के लिए है? आखिर आपने भी तो उसे अपना तन बदन दिखाकर किन किन मुश्किलात से पैदा किया है। वह क्या इस तरह बर्बाद करने के लिए? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। बड़नक्की ने जरा भम पकड़ कहा, हाँ हाँ हुजूर परवर, यही तो मैं अर्ज कर रही थी। मगर हमारी ऐसी कमाई, अगर वह कुछ भी हो तो क्या इन बदमाशों के लिए है? हरगिज नहीं हुजूर, इसका कुछ बंदोबस्त तो होना ही चाहिए, वरना मैं मारी जाऊंगी। डिप्टी साहब कुछ सोचकर बोले, बेशक। अच्छा, आप मेरे साथ सुपरिटेंडेंट साहब के बंगले पर चलिए। उनकी जैसी राय होगी वैसा बंदोबस्त कर दिया जाएगा। वह बदमाश मुद्दत से पुलिस को झांसा दे रहा है। अच्छी बात है, देखा जाएगा। चलिए, आपकी गाड़ी तो बाहर है ना? डिप्टी साहब कोट पैट से लैस होकर और हैट सिर पर रखकर सुपरिटेंडेंट साहब के बंगले की तरफ चले। चपरासी ने फौरन खबर दी और साहब ने डिप्टी साहब को भीतर बुला लिया। साहब, हेलो मिस्टर सिन्हा, आज क्या खबर है? डिप्टी हुजूर, और तो सब ठीक है, मगर आज वह मशहूर बदमाश नजफ खां फंसने वाला है। साहब, अच्छा अच्छा, वह कैसे फंसाया जाएगा? क्या तरकीब सोची है आपने? डिप्टी साहब ने बड़नक्की का सब किस्सा सुनाकर कहा। हुजूर, वह वेश्या भी गाड़ी में है, उसके मुंह से सब दास्तान सुन लीजिए। साहब, हाँ, अच्छा, उसे बुला लो। बड़नक्की ने भीतर प्रवेश करके साहब को फर्शी सलाम झुकाया। साहब नीचे से ऊपर तक देखकर, तुम्हारा ही नाम बड़नक्की है? बड़नक्की हुजूर, गरीब परवर, इसी नाचीज को बड़नक्की कहते हैं। क्या तुम्हारे यहाँ वह बदमाश डाकू कल आया था? जी हाँ हुजूर। क्या मांगता था? हुजूर, 10,000 रुपये लूनिया मसाणा के पीपल के नीचे आज रात को 8 बजे तक दबा देने के लिए कह गया है। अगर उस वक्त तक वे रुपये वहां नहीं पहुंचे तो वह जरूर बिल जरूर मेरा खून कर देगा। कल ही मेरे मकान में घुस जाएगा, जिंदा न छोड़ेगा। किंतु हाँ, ऐसा? बड़नक्की, हाँ हुजूर, गरीब परवर। साहब, अच्छा, डरने की कोई बात नहीं। वेल डिप्टी साहब, अभी पुलिस का पूरा दस्ता इसके मकान पर चुपचाप लगा दो और मैं कमांडिंग ऑफिसर अजमेर और A0 जीन जीओ को लिखकर कुछ फौजी सिपाही भिजवाए देता हूँ। 500 की जमात काफ़ी होगी, क्यों? डिप्टी, बेशक हुजूर, 500 काफ़ी हैं, मैं सब ठीक कर लूँगा। साहब, मगर देखो, मकान पर घेरा उस वक्त डाला जाए जबकि वह मकान में घुस जाए। डिप्टी, जो हुक्म साहब। वेल डिप्टी साहब, सलाम। डड्डों के घर में आज बहार थी। कंवर साहिब की सगाई चढ़ रही थी। हाथी, घोड़े, रथ, मझोलियों का तांता लग रहा था। शहनाई बज रही थी। बड़नक्की की तबीयत ठीक न थी। उसने बहुत बहुत माफ़ी मांगी थी, मगर उसकी अप्सरा वसंती महफिल में दिप रही थी। हीरों और मोतियों से खचाखच पेशबाज पहनकर वह अतुलनीय सुंदरी दिख रही थी। फिर भी वेश्या की दृष्टि अभी उसमें नहीं पैदा हुई थी।
वह इतनी भीड़ में संकोच के मारे मरी जा रही थी। कुछ गाने के बाद ज्यों ही वह बैठने लगी, एक नौकर ने उसके कान में कुछ कहा। वसंती वहां से दूसरे कमरे में चली गई। कमरे में एक सुंदर युवक अकेला बैठा था। उसने दौड़कर वसंती का आलिंगन किया। उसने गदगद कंठ से कहा, वसंती, मैं नहीं जानता तुम्हें मेरा यह व्यवहार पसंद होगा या नहीं। सुना है वेश्याओं को धन पाकर अपना शरीर चाहे भी जिसे अर्पण करने में जरा भी संकोच नहीं होता, पर उस तरह नहीं। मैं सच्चे दिल से तुम पर मुग्ध हूँ। अगर मेरा वश होता तो मैं तुमसे ब्याह करता, पर क्या परमेश्वर के सम्मुख तुम मुझे पति समझ सकती हो? ठहरो, मैं शपथ खाता हूँ कि मैं ऐसा समझूंगा, मगर तुम कह दी, फिर मैं लोक लाज की परवाह नहीं करूंगा। वसंती विह्वल हो गई। इस एकाएक आक्रमण को वह सह गई। उसने मदभरी आंखों से एक बार युवक को देखा, फिर खेद और विषाद ने उसे अवनत मुखी बना दिया। युवक ने उसे बैठाकर पूछा, वसंती, मैंने सुना है कि तुम वेश्या की पुत्री नहीं हो, क्या यह सच है? कुंवर साहब, मैं वेश्या हूं। आप दिल बहलाव चाहे जिस तरह मेरे साथ कर लें, मुझे उज्र नहीं। मेरा वेश्या शरीर उज्र कर ही नहीं सकता। फिर आपके प्रति तो मन भी खिंचता है, परंतु कृपा कर प्रेम की बात न कहें। भगवान आपकी उम्र बढ़ावे। आपका विवाह अभी हुआ है। आप बड़े घर के नौनिहाल हैं, बहूजी देवी हैं, वे आपके लिए पुत्र रत्न जनेंगी। आप मेरी जैसी अपवित्र नारी के लिए यह सब सौभाग्य छोड़ देंगे? आप जैसा विवेकी। वसंती कह रही थी। युवक भौंचक सुन रहा था। वह सोच रहा था, यह वेश्या है या कोई महान देवी। उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, वसंती, मैं अपना संदेश कितनी ही बार भेज चुका हूं। आज मैंने मिलने का सुयोग पाया। तुम यदि मुझे वचन न दोगी तो मैं मर जाऊंगा। जल्दी करने को मैं नहीं कहता, मैं कल तुमसे उत्तर लेने को आऊंगा। ओह, अब तुम बाहर जाकर मेरे लिए सितार पर एक गत तो बजा देना, और देखो, कुछ और न समझकर केवल यादगार के तौर पर ये तो तुम्हें लेनी पड़ेंगी। यह कहकर युवक ने 4 मोहरें उसके हाथ पर धर दी और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए ही बाहर निकल गया। वसंती अपने छोटे से एकांत कमरे में बैठी उस कोमल सुंदर युवक का चिंतन कर रही थी। कैसी सुंदर दंत पंक्ति, कैसा गौर वर्ण, कैसी स्वच्छ आंखें। हे परमेश्वर, इस पापी जीवन में यह रस देना भी तेरा काम है। क्या सचमुच वे आएंगे? उनकी विवाहिता पत्नी क्या उन्हें आने देगी? हाय रियधम नारी जाति, क्या मैं पत्नी शब्द की अधिकारिणी बन सकती हूँ? परंतु जाति, लोकमत और धर्म बंधन की अटूट दीवारें कैसे सामने खड़ी हैं। खैर, जाने दो। मैं अधम वेश्या होकर भी यदि समाज के सामने न सही परमेश्वर के सामने उनकी पत्नी हो सकूं, वे मुझे प्यार कर सकें, अपना सकें, कभी न त्यागें, तो बहुत है, मेरे लिए बहुत है। इतना कहकर उसने वक्षस्थल पर यत्न से छिपाई हुई वे 4 मोहरें निकालकर हाथ में ली, उन्हें बार बार चूमा, और फिर वह उनको छिपाने के यत्न में एक बार कमरे के चारों ओर देख गई। उसने उन्हें पलंग के चारों पायों के नीचे छिपा दिया। अभी वह यह सब काम करके निश्चिंत भी न हुई थी कि सीढ़ियों पर पध्वनि सुनकर चौंकी। उसके रक्त की एक एक बूंद नाचने लगी। वह मन ही मन बोली, अभी से आ गए? अभी तो आधे घंटे का समय हुआ है। क्या उन्हें भी मेरे समान चैन नहीं पड़ता? ओह, वह आनंद से विह्वल हो गई। परंतु यह क्या? उसने दृष्टि उठाकर अंदर प्रवेश करते हुए आगंतुक को देखा। एक भीमकाय बलिष्ठ अधेड़ पुरुष सामने खड़ा है। खून के समान नेत्र जल रहे हैं। धनी काली दाढ़ी के भीतर कुटिल पृष्ठ स्तब्ध दांतों से चिपक रहे हैं। भय से वसंती की चीख निकल गई। वह उठ खड़ी हुई और दीवार से चिपक गई। आगंतुक ने आगे बढ़कर कहा, डरो मत, मैं तुमसे प्रेम करने आया हूँ, तकलीफ देने नहीं। बैठ जाओ, शराब की बोतल और गिलास आ रहे होंगे। मैं नीचे तुम्हारी लायक अम्मा से कह आया हूँ, वह सितार उठा लो, एक आध गत बजाओ, एक आध चीज इस सुरीले गले से गाओ। मैं कुछ देर यहाँ तफरीह करूँगा, क्योंकि आज मेरी तबीयत नासान है। तुम्हारी अम्मा जान ने मेरे साथ सलूक तो बुरा किया है, मगर उसका बदला उसी को दिया जाएगा, तुमको नहीं। तुम्हारा जैसा सलूक मेरे साथ होगा, वैसा मेरा तुम्हारे साथ होगा। उसे भी मैं माफ कर दूंगा, क्योंकि उसने आध घंटे में वादा पूरा करने को कहा है। आध घंटा मैं तुम्हारी सोहबत में सर्फ करूंगा।
तुम्हारे गाने बजाने और रूप की तारीफ वह साला बनिए का बच्चा करता था जिसे मैंने कल हलाल कर दिया है। देखता हूँ देखने में बुरी नहीं हो। इतना कहकर वह दुर्दांत डाकू एकाकी वसंती के सिर पर आ खड़ा हुआ और उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अधर उठा लिया। इसके बाद धीरे से फर्श पर रखकर खिलखिलाकर कहने लगा, खुदा की कसम तुम फूल के बराबर हल्की हो, नाजुकी तुम पर खत्म है। ओह, तुम वाकई एक प्यारी चीज हो। लो ये कबूल फरमानो। इतना कहकर उसने जेब से मुट्ठी भर अशर्फियां उसके ऊपर उड़ेल दी। वसंती को होश न था, मानो किसी विषधर काल सर्प ने उसे जकड़ लिया हो। वह बेंत की तरह कांपने लगी। उसके होंठ नीले पड़ गए। उसने अशर्फियां छुई भी नहीं, वह कुछ बोली भी नहीं। डाकू बैठ गया और घूर घूर कर उसे देखने लगा। वसंती का भय कुछ कम हुआ। वह साहस बटोर कर बोली, मेरी तबीयत इस वक्त खराब हो गई है, अगर आप मुझे माफ कर दें तो बड़ा एहसान हो। वैसे मैं भी इस वक्त हुजूर की खिदमत के लायक नहीं। बेवकूफ, तू सिर्फ मुझसे डर गई है, मगर मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि तेरे साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया जाएगा। तुम्हारा फर्ज है तुम मुझे खुश करो। तुम्हारा नजराना मैं पहले ही दे चुका हूं। तुम रंडी हो या और कुछ, समझ लो मैं ज्यादा लल्लो छप्पो नहीं पसंद करता। या तो गांव, वरना मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। यह कहकर उसने तलवार म्यान से खींच ली। वसंती पीली पड़ गई। उसके मुंह से बात ना निकली। वह सकते की हालत में डाकू का मुंह देखती रही। डाकू ने तलवार धरती पर फेंक कर चीते की तरह झपट कर और उसे उठाकर भरपूर जोर से पलंग पर फेंक दिया। उसका इरादा पाशविक था, परंतु इसी समय बहुत से मनुष्यों का शोर सुनकर वह चौंका। उसने खिड़की का पर्दा उठाकर देखी, सैकड़ों पुलिस के और फौज के सिपाहियों ने मकान घेर रखा है। उसने दांत मिसमिसाकर कहा, उफ, दगा दगा। इतना कहकर उसने सिंह की तरह हुंकार भरी। बिजली की तरह लपक कर उसने बालिका के शरीर पर के आभूषण उतार लिए। इसके बाद वह आंधी की तरह कोठरी से बाहर निकल गया। जीना भीतर से बंद किया। बड़नक्की उसे देखकर थरथर कांप रही थी। मीरासी और नौकर दीवारों से चिपक रहे थे। उसने रस्सी से सबको जकड़ दिया और मकान की तलाशी लेनी शुरू की। रुपया पैसा जेवर जो मिला गांठ बांधी। सब संदूक तोड़ डाले। जड़ाऊ जेवर और जवाहरात कब्जे में किए। बांध बूंद कर वह छत पर चढ़ गया। इसके बाद उसने तेज आवाज में डिप्टी सुपरिंटेंडेंट को लक्ष्य करके कहा, आदाब अर्ज है डिप्टी साहब। डिप्टी साहब, अब आप नीचे तशरीफ ले आइए। आदाब कोनिश, सब यहीं हो जाएगा। डाकू आप ही आए हैं या हमारे साले साहब बेजबर, मेजर वेजवुड, पुलिस सुपरिंटेंडेंट भी हाजिर हैं? वे भी हैं जनाब। अब आप जरा जल्दी इधर तशरीफ ले आइए। सभी लोग आपकी तवाज़े के लिए मुंतजिर खड़े हैं। बहुत अच्छा, यह लीजिए। यह कहकर उसने एक बड़ा सा टोकरा जो कूड़ा चरा, राख, टूटी चिमनी आदि से भरा छत पर धरा था, झपाक से उठाकर सुपरिटेंडेंट के सिर पर पटक दिया। सिपाही लपके, परंतु नजफ खां सुयोग पाकर दूसरी तरफ कूदकर 9-2-11 हुआ। डिप्टी साहब ने मकान में घुसकर देखा। बड़नक की मकान में टुकड़े टुकड़े हुई पड़ी है। खून में घर डूब रहा है। नौकर चाकर दाई आदि बंधे खड़े हैं और नजफ खां का पता नहीं। आज तक वह बेपता है। बड़नक्की के कुछ श्रीमान मित्र अब भी जिंदा हैं। वे जब अपनी जवानी के उन रसीले गुप्त दिनों की याद करते हैं तो उनकी सफ़ेद मूंछों में हास्य की रेखा दौड़ जाती है, और जब वे लाखन कोठरी में सड़क के नुक्कड़ पर पहुंचते हैं जहां बड़ा नक्की की वह रहस्यमयी हवेली थी, तब एक ठंडी सांस छोड़ते हैं। नजफ खां सुना गया। अजमेर में ही उसके बाद शांत जीवन व्यतीत करता रहा और हाल ही में उसकी मृत्यु हुई। वह दरगाह शरीफ के पीछे एक गली में तस्वीह लिए चुपचाप पड़ा रहता था।